वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग पॉलिटी के क्विक रिवीजन सीरीज को चला रहे हैं। अभी चैनल पर आपको इंडियन हिस्ट्री का क्विक रिवीजन सीरीज भी देखने को मिलेगा। आप लोग प्रीवियस वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। इंडियन हिस्ट्री का जो लिस्टिंग वाला एक प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न ये है कि अभी आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर बिल्कुल पास में है, 11 फरवरी को पेपर होना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश पीसीएस वही बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मल्टीपल रिवीजन वेरी नेसेसरी और कम से कम पढ़ना पड़े लेकिन सारी चीज़ें कवर अप हो जाएं, इसी के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। तो इस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस करिएगा। बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। अब जो ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद है इस पर हम चले। सबसे पहले बात करते हैं भारत का जो संविधान है इसमें सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है ये कौन से देश के मॉडल पर बेस्ड है, तो वो है आपका ब्रिटिश जो संसदीय मॉडल है उस पर बेस्ड है हमारा जो संसदीय व्यवस्था है वो पूरी। और हमारी जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये क्या होती है आपकी मंत्रिपरिषद होती है। सो जितनी भी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है उसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल कौन है, जो है मंत्रिपरिषद। इसका नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री। भारत में संविधान में जो संसदीय व्यवस्था है उसके सिद्धांत में विस्तार से नहीं लिए गए हैं, परंतु 2 अनुच्छेद हैं जैसे कि आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, ठीक है। इसमें इनके बारे में संक्षिप्त और सामान्य वर्णन है, ठीक है। आगे बात करें आर्टिकल 74 की तो इसमें मंत्रिपरिषद से ये रिलेटेड है, जबकि 75 की बात करें तो ये मंत्रियों की नियुक्ति, उनका कार्यकाल, उनका उत्तरदायित्व, उनकी एलिजिबिलिटी या फिर अर्हता, उनका शपथ ग्रहण और उनका जो वेतन और भत्ते हैं उस सबसे रिलेटेड है आर्टिकल 75। ये दोनों ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 74 ये मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है और 75 में मंत्रियों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनकी नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन ये सब कुछ गिवन है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, मतलब 3 तरीके के यहाँ पर ये वो हैं पद है। कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है और उप मंत्री ये शामिल होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम किसकी, प्रधानमंत्री की। अब ये जो प्रधानमंत्री हैं इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, ये तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, क्योंकि जैसे ही अगर ये उससे बाहर हो गए, मतलब अगर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए तो सरकार गिर जाएगी। दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर टेन्योर प्रधानमंत्री का फिक्स नहीं है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, जब तक हासिल है बहुमत, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। लोकसभा में अपने विश्वास मत खो देने पर उसे पद से त्यागपत्र देना होगा अथवा त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। ये कंडीशन है। मतलब अगर प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति चाहे हटाना अपनी मर्जी से प्रसाद पर्यंत, तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि राष्ट्रपति हटा सकता है। प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। लेकिन जैसे ही बहुमत उनके हाथ से गया,
उस मोमेंट पर या तो वो खुद त्याग पत्र दे दें, अदरवाइज जो राष्ट्रपति है वो उनको हटा देगा, बर्खास्त कर देगा। संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री ये सरकार का मुखिया होता है। कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल ये प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की एक परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री और जो राज्य मंत्री हैं और जो उप मंत्री हैं वो सब शामिल होते हैं। सो मंत्रिपरिषद और जो आपका ये कैबिनेट है, दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम बात करेंगे कैबिनेट की तो उसमें प्रधानमंत्री होंगे और कैबिनेट मंत्री होंगे, लेकिन जब हम मंत्रिपरिषद की बात करेंगे उसमें तीनों तरीके के मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री भी होंगे, राज्य मंत्री भी होंगे, मंत्री भी होंगे और प्रधानमंत्री भी होंगे। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है। करंट अफेयर्स के आप बहुत सारे जब क्वेश्चंस या फिर आर्टिकल्स देखते होगे तो उसमें लिखा होता है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद ने ये निर्णय लिया। दैट मीन्स कि उसमें कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है, उस मंत्रिपरिषद में जो राज्य मंत्री हैं और उप मंत्री हैं वो सब कुछ उसमें शामिल हैं, उन्होंने फाइनली कोई डिसीजन लिया है पर्टिकुलर। ठीक है। सो प्रधानमंत्री के चयन तथा नियुक्ति के संबंध में संविधान का जो आर्टिकल 75 है उसमें उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 75 ये पीएम से रिलेटेड है। अगर इस आर्टिकल को आप याद रखना चाहो तो बहुत इजी तरीका है। प्रधानमंत्री हमारे बात बात पर ही बोलते हैं कि 75 साल में क्या करा कांग्रेस ने, 75 साल में क्या करा, तो भैया आर्टिकल 75 इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है। वो एक अलग बात है कि कांग्रेस की ये देन है कि ये आज प्रधानमंत्री, अदरवाइज शायद ये भी ना होते। चलो खैर आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वहां पर बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहां बोल तो सकता है लेकिन मतदान में भाग नहीं ले सकता। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री की बात करें या फिर मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद में अभी हमने बात करी तीनों प्रकार के मंत्री इसके अंदर शामिल होते हैं। इसका कोई भी सदस्य किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा की बात करें या फिर हम बात करें राज्यसभा की, दोनों में से किसी भी सदन में बोल सकता है, मतदान कर सकता है, लेकिन वह जिस सदन का सदस्य नहीं है, मान लो कि अगर प्रधानमंत्री आपके लोकसभा के सदस्य हैं तो ये राज्यसभा में जाके बोल सकते हैं, लेकिन वहां पर वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये इनके ऊपर एक प्रतिबंध है। ठीक है। इसके बाद वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान या अध्यक्ष ये भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के द्वारा अपने नेता के रूप में चुना गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय उसका किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो ना हो, राज्यसभा का सदस्य हो ना हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर उसे दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य बनना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है। किंतु प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए जाने के 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाना आवश्यक है, अन्यथा 6 माह बाद उसे पद पर नहीं बने रह पाएगा, मतलब उसको हटा दिया जाएगा। उप प्रधानमंत्री इस पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है या नहीं, तो नहीं गिवन है, तथा राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया गया है, जो पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है। राजीव गांधी की समाधि स्थल जो है उसको वीर भूमि, कर्म भूमि समाधि स्थल जो है वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की है। सो ये जो अलग अलग नाम हैं समाधि स्थल के, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सो राजीव गांधी की बात करें तो इनका जो समाधि स्थल है वो वीर भूमि के नाम से है, वहीं शंकर दयाल शर्मा का जो है वो कर्म भूमि के नाम से है। जय जवान जय किसान ये भारत का एक प्रसिद्ध नारा है, आप सबने सुना होगा। 1965 का जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके दौरान जो थे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर थे। सो इन्होंने ये नारा दिया था और इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं, जो जवान और किसान के श्रम को प्रदर्शित करता है।
आर्टिकल 74(1) की बात करें, इसके अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये 44वां जो संविधान संशोधन है उसमें ये बात गिवन है। आर्टिकल 74 सेकंड की बात करें तो उसके अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। ठीक है, इसकी जांच नहीं की जा सकती। आर्टिकल 75(1) की बात करें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेंगे प्रधानमंत्री की एडवाइस पर। इसके बाद आर्टिकल 75 की बात करते हैं तो आर्टिकल 75(1) का की बात करें तो इसमें मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये चीज़ किसमें दे रखी है? आर्टिकल 75(1) का में। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की शपथ ये राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, मतलब रिजाइन करेगा, जो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देगा प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो यहीं पर आज के इस वाले सेशन को एंड करते हैं। यहाँ से आगे कुछ पॉइंट हैं उनके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और डेली बेसिस पर इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस वीडियोज़ भी देखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।